गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत विभव चैप्टर के वैद्युत विभव चैप्टर में 2-3 टॉपिक शेष रहे हैं तो उनका अध्ययन करने वाले हैं। उसमें हमने लास्ट टॉपिक पे अध्ययन किया था कि बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव, तो बहुल आवेशों के निकाय के कारण सारी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी। तो उसमें हमने कहा था कि इसमें 2 टाइप के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होती है। एक तो जब कोई भी आवेश पहले से, कोई क्षेत्र हमने माना था रैंडम, वहां पे कोई आवेश उपस्थित नहीं था। अभी हम क्या मानने जा रहे हैं कि वहां पे कोई आवेश पहले से उपलब्ध है, अज्ञात आवेश है जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो विभव V पैदा करेगा। मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु पर V आवेश, कोई Q आवेश रखा होगा, अज्ञात आवेश हमें नहीं पता है, लेकिन उसने विभव V पैदा कर रखा होगा। तो अब पहले हेडिंग लेंगे, अज्ञात आवेश की उपस्थिति के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब इसको कैसे करेंगे बेटा? मान लेते हैं कि कोई आवेश Q1 है, वो अनंत से किसी बिंदु A तक लाया जाता है। A की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1, तो यहां तक लाया जाता है। तो माना प्रारंभ में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई अज्ञात आवेश उपस्थित है। उस अज्ञात क्षेत्र में अनंत से एकांक आवेश Q1 को लाया जाता है। लाने में किया गया कार्य, तो कार्य देख लीजिए बेटा, कार्य बराबर होता है W1। अगर हम एक से ज्यादा आवेश ला रहे हैं तो W1 बराबर अज्ञात आवेश के कारण उत्पन्न विभव इनटू लाया गया आवेश, लाया गया आवेश। तो अज्ञात आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या है बेटा? V मान लेते हैं कि माना अज्ञात आवेश के कारण उत्पन्न विभव V है, तो अज्ञात आवेश के कारण उत्पन्न विभव V है जो कि R1 दूरी पर उत्पन्न होता है। तो विभव V है, R1 कुछ स्थिति सदिश है, R1 स्थिति सदिश के कारण उत्पन्न होता है। तो यहां पर हमने लिख दिया अज्ञात आवेश के कारण उत्पन्न विभव V, और लाया गया आवेश कितना है बेटा? कहां से ला रहे हो? इन्फिनाइट से ला रहे हो, Q1 आवेश को ला रहे हो। तो ये इसका कार्य हो गया। तो अब अगर यहां पर इसको हमने W1 कार्य कैलकुलेट कर लिया है तो ये हो गया V1, V कुछ होगा, R1 डिस्टेंस पे पैदा हुआ है। यहां पे कोई आवेश है तो इसने R1 दूरी पर विभव पैदा किया, क्योंकि वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है K इंटू स्रोत आवेश। स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां विभव ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, इसलिए इसको हमने V को स्थिति सदिश R1 के रूप में लिखा है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हुआ W1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से किसी अन्य आवेश Q2 को अनंत से किसी बिंदु B तक लाया जाता है। माना उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, और यहां से यहां तक की दूरी है R12, क्योंकि ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है सपोज। तो अब Q2 आवेश को उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यहां पे अज्ञात आवेश कह लीजिए या बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यहां पे एक हेडिंग इसमें ये भी लिख सकते हो, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ऐसे भी कह सकते हो। तो आप Q2 आवेश के लिए क्या भाषा लिखोगे? माना कोई Q2 आवेश है जिसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो लाने में एक तो यहां पे Q1 ला के रख दियो, एक पहले अज्ञात आवेश है, तो दोनों तो विभव पैदा करेंगे बेटा। तो अब की बार किया, इस बार किया गया कार्य W2 क्या होगा? अज्ञात आवेश के कारण विभव का विभव प्लस Q1 का विभव, और लाया गया आवेश,
ये हो गया बेटा। तो अज्ञात आवेश का विभव कितना है, v एट r2 डिस्टेंस, तो v एट r2 लिख दिया हमने, प्लस q1 ने कितना विभव पैदा किया है इस बिंदु पर, तो k इंटू स्रोत आवेश, यहां पे q1 है, इंटू स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां विभव ज्ञात करना है r12। अब इसके बाद अगर हम कहें तो लाया गया आवेश कितना है बेटा, q2, तो ये हो गया v r2 इंटू q2 प्लस k q1 q2 अपॉन r12। अब ये हो गया W2। अगर हम और अभी तीसरा आवेश लाना चाहें तो इसी तरह से ये कर सकते हैं कि एक तो अज्ञात आवेश के कारण विभव होगा, फिर Q1 के कारण विभव होगा, Q2 के कारण होगा, तो यहां प्लस Q2 के कारण विभव इंटू लाया गया आवेश कुछ Q3 होगा, तो उसको भी ऐसे कर सकते हैं फर्दर प्रोसीड। तो अब इतने के लिए हम कर रहे हैं तो किया गया कुल कार्य, तो W इक्वल्स W1 प्लस W2 V R1 इंटू Q1 प्लस V R2 इंटू Q2। ये R1 से गुणा नहीं किया गया बेटा, ये समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये R1 वो दूरी है उस विभव ने जो पैदा कर रखी है, उस आवेश ने उस दूरी पर, जहां पर मूल बिंदु के सापेक्ष यही तो आवेश लाके रख दियो, तो इस आवेश ने यहां पर किस दूरी पर वो विभव पैदा किया है, तो वो R1 है बेटा। इसको सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से लिखा हुआ है, और K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये कार्य हो गया, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो ये हो गई कुल ऊर्जा। ये आपको आपके पीडीएफ में लास्ट पेज पे मिलेगा जब ये चैप्टर का एंडिंग है, तो ये सीक्वेंस में था तो इसलिए हमने इसे अभी कंटिन्यू कर लिया है। अब इसके बाद इसमें एक दो छोटे छोटे पोर्शन, एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। पहले वीडियो पॉज करें और आप इसे नोट करें, ओके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अब अगला हेडिंग हमारा है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य। तो ये माना कोई वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, किस कोण पर रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये θ1 कोण पर रखा है। अब जिससे इसको ऐसे घुमा दिए बेटा, तो जिसे किसी अन्य कोण θ2 तक घुमाया जाता है, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। फिर से देख लीजिए भाषा कैसे लिखेंगे। माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ किसी कोण θ1 पर स्थित है। अब वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो अगर ऐसे आप घुमा रहे हैं तो सबसे पहले बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में उत्पन्न बलाघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में उत्पन्न बलाघूर्ण, ये हम पढ़ चुके हैं। टॉ इक्वल्स होता है PE sin थीटा। बेटा टॉ ये निकाला क्यों है, क्योंकि DW इक्वल्स टॉ इंटू डी थीटा होता है। अगर बलाघूर्ण का फॉर्मूला कार्य के रूप में लिखना चाहते हैं, कार्य का फॉर्मूला बलाघूर्ण के रूप में होता है, तो टॉ इंटू डी थीटा कितना कोण विस्थापित किया है, तो हमने माना
डी थीटा डी थीटा डी थीटा कोण घुमाते घुमाते हम इसको θ2 तक ले गए हैं। तो अल्प कोण डी थीटा घुमाने में कृत कार्य dw होगा अल्प कोण घुमाया है तो अल्प कार्य होगा टॉ इंटू डी थीटा। टॉ की वैल्यू है इक्वेशन 1 से रख दीजिए पीई साइन थीटा डी थीटा। अब संपूर्ण कार्य हेतु समाकलन कर दीजिए बेटा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू पीई नियत बाहर ले लीजिए साइन थीटा डी थीटा। ये θ1 से घुमाया है θ2 तक। जब θ1 पे था तो हमने कोई कार्य नहीं किया था, जब θ2 तक घुमा दिया है तो माना हमने W कार्य कर दिया। तो ये dw का समाकलन हो गया W, PE छोड़ दीजिए। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा बेटा, माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस कॉस θ2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस कॉस θ1। तो ये हो गया W इक्वल्स PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये आपका किया गया कार्य आ गया बेटा। इस तरह से कार्य ज्ञात कर लिया हमने। अब इसमें थोड़ा सा आप इसको वीडियो पॉज करिए और नोट करिए, क्योंकि हम इसमें विभिन्न स्थितियों का डिस्कशन करना चाहते हैं। तो ये हमारे कार्य का फॉर्मूला आ गया बेटा। अब सोचिए, ये पहले ऐसे था फिर ऐसे घुमा दिया, लेकिन अगर केस फर्स्ट है साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब अगर ऐसे रखा है तो जितना बल इधर लगेगा इतना बल अगर इधर लगेगा तो नेट इस पे रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये साम्यावस्था होगी। सोचिए, अगर ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है इस पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये माइनस क्यू है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो नेट ये ऐसे आ जाएगा। तो ये साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था से किसी कोण थीटा तक घुमाना है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो केस फर्स्ट, साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने में कार्य, तो θ1 तो हो गया 0 डिग्री, साम्यावस्था है। θ2 कितना घुमा दिए हो थीटा, तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा PE cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपके बुक में कई बार इसी तरह से डेरिवेशन लिया है, क्योंकि उन्होंने सीधे साम्यावस्था से थीटा घुमा दिया। तो हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड कंडीशन लिया है कि θ1 से θ2 घुमाइए। जैसे साम्यावस्था से थीटा तक घुमाया तो ये एक स्पेशल केस हुआ ना बेटा। अगर मान लो वो θ1 से θ2 पूछे तो आप तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हमने उसको केस के फॉर्म में लिख लिया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, साम्यावस्था से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। तो θ1 तो 0 डिग्री हो गया और θ2 कितना हो गया 180 डिग्री। तो W बराबर क्या हो जाएगा PE cos 0 माइनस cos 180। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस cos 180 की वैल्यू -1। देखिए cos का ग्राफ, ये 90 ये 180, तो ये 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो ये हो गया टोटल 2PE। ओके, ये अधिकतम कार्य है। केस थर्ड में आप ले सकते हो, साम्यावस्था से 90 डिग्री तक घुमाया है। साम्यावस्था से 90 डिग्री तक केस थर्ड है। तो θ1 तो 0 डिग्री है, θ2 90 डिग्री है। तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस θ1 cos 0 माइनस cos 90। तो PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 90 की वैल्यू 0। तो यह हो गया PE। तो ये कृत कार्य हो गया बेटा। तो इस तरह से विभिन्न स्थितियों में हमने कार्य की गणना कर ली।
तो ये आपको वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य पूछा। अगर मान लीजिए कि इसी में अब ये वाला इरेज कर रहे हैं बेटा, अब इसमें लास्ट टॉपिक है इसका, वो देख लीजिए। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा, तो इसमें क्या डिफरेंस है उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें पहले निकाय का आपको निर्माण करना है, फिर निकाय के निर्माण के पश्चात उसे घुमाना है। तो यहां से मान लीजिए अनंत से आप आवेश ला रहे हैं। अब देखिए बेटा, इसको समझने की कोशिश करिए। वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करना है, पहले आपको क्या करना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करना है, फिर वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाना है। तो वैद्युत द्विध्रुव माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें अनंत से आवेशों को लाया जाता है और वैद्युत क्षेत्र में निकाय का निर्माण किया जाता है। अब आप सोचो, अगर आपको पहले यहां पर माइनस क्यू लाना है, एक बात और समझिए, आवेशों को इस प्रकार लाना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है बेटा? माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये पी की दिशा हो गई, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? यही है। तो निकाय का निर्माण इस प्रकार करना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो। ये यहां पे ध्यान रखना है। निकाय का निर्माण इस प्रकार करना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो। तो माना माइनस क्यू आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु ए तक लाया जाता है तथा प्लस क्यू आवेश को किसी अन्य बिंदु बी तक लाया जाता है। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, माइनस क्यू आवेश को जब ला रहे हैं आप, तो ये वैद्युत क्षेत्र इसे आकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र इसे आकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इस पे बल लगाना है। और प्लस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित करेगा, तो उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना है। समझने की कोशिश करना, इस आवेश को जब यहां तक लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र के माइनस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर वैद्युत क्षेत्र के आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना है, तथा प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना है। तो बेटा मान लो कि माइनस क्यू आवेश यहां तक लाए और प्लस क्यू आवेश यहां तक लाए, तो जितना आकर्षण के कारण कार्य होगा उतना ही प्रतिकर्षण के कार्य होगा, तो नेट कार्य 0 हो जाएगा। एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस। लेकिन आप सोचो, माइनस क्यू को यहां से एक्स्ट्रा इतना 2a दूरी तो और तय की है ना आपने। समझने की कोशिश करना बेटा, माइनस क्यू आवेश को 2a अतिरिक्त दूरी ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। फिर से समझ लीजिए, माइनस क्यू आवेश को अनंत से a तक लाए मान लो, तो वैद्युत क्षेत्र से आकर्षित कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र के आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी तक लाने में वैद्युत क्षेत्र से धक्का मारेगा, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो माइनस क्यू को सोचो, फिर से समझने की कोशिश करना, यहीं तक लाओ, समझो। प्लस क्यू को भी यहां तक ले आओ और माइनस क्यू को भी यहां तक ले आओ, तो नेट कार्य कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि माइनस क्यू को लाओगे तो आकर्षण लग रहा है, प्लस क्यू को लाओगे तो प्रतिकर्षण लग रहा है, तो नेट 0 हो गया। तो ऐसा हम कह सकते हैं, अतः माइनस क्यू को 2a अतिरिक्त दूरी लाने में ही किया गया कार्य होगा, बाकी तो सारे कार्य निरस्त हो जाएंगे। तो माइनस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के 2a दूरी अतिरिक्त तय करने में कृत कार्य। तो ये हो गया कुछ W1 बराबर माइनस कार्य बराबर क्या होगा बेटा? कार्य बराबर आप मान लीजिए कि माइनस क्यू आवेश को आप ला रहे हैं,
तो माइनस क्यू आवेश को लाने में विस्थापन कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल माइनस क्यू आवेश पर बल वैद्युत बल इंटू माइनस क्यू आवेश को 2a दूरी तक विस्थापन, माइनस क्यू आवेश का 2a दूरी तक अतिरिक्त विस्थापन है ये बेटा। तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल माइनस क्यू ई इंटू विस्थापन कितना है 2a, तो माइनस ई Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a को P लिख सकते हो, तो माइनस पीई। ये समीकरण 1 हो गया। अब जब ये निकाय का निर्माण कर दोगे तो घुमाना है बेटा, तब कार्य संचित आपको देखना है। तो अब निकाय निर्माण के फलस्वरूप द्विध्रुव को थीटा कोण साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य कितना हो जाएगा W2 बराबर साम्यावस्था से थीटा घुमाया था, तो अभी अभी कार्य निकालना है, निकाला हमने PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब कुल कार्य ज्ञात करने के लिए कुल कार्य W इक्वल्स क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, W1 कितना है माइनस PE, W2 क्या है PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस PE कॉस थीटा। तो W यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो U इक्वल्स हो गया माइनस PE कॉस थीटा। तो सदिश रूप में कैसे लिखोगे बेटा U इक्वल्स माइनस P डॉट E, अदिश है ना, U स्थितिज ऊर्जा है, अदिश राशि है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो माइनस P डॉट E। ये हो गया इसका डेरिवेशन। एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। माइनस क्यू आवेश को आप पहले निकाय का वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करना है, तो माइनस क्यू आवेश को मान लो यहां तक ला रहे हो और प्लस क्यू आवेश को यहां तक ला रहे हो, तो ऐसा सोचो प्लस क्यू को जब ला रहे हो तो वैद्युत क्षेत्र धक्का मार रहा है, माइनस क्यू को खींच रहा है, तो नेट यहां तक लाने में तो दोनों का 0 हो जाएगा। लेकिन इस माइनस क्यू को यहां अतिरिक्त भी तो ले गए हो, तो अतिरिक्त ले जाने में वही कार्य निकालना है, तो माइनस क्यू आवेश को अतिरिक्त दूरी तय कराने में कार्य बल गुणा विस्थापन ये हो गया। अब जब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया तब इसको घुमाया है, तो घुमाने में किया गया कार्य P 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका कुल समेशन कर लिया, तो ये आ गया P डॉट ई, वेक्टर P डॉट ई। अब इसमें केस ले लीजिए, विभिन्न केस का अगर अध्ययन करें तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट जब थीटा इक्वल 0 मतलब साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में ही रहने दिया, तो जब थीटा इक्वल 0 डिग्री, ये कौन सी केस है बेटा साम्यावस्था, तो W इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस P कॉस 0, तो माइनस P आ गया U। केस सेकंड क्या है बेटा, द्विध्रुव को 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो U इक्वल्स माइनस PE कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो U इक्वल्स हो गया स्थितिज ऊर्जा 0। केस थर्ड क्या है बेटा, साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमा दो, 180 या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने में कार्य, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत घुमाने में कार्य, तो ये हो जाएगा बेटा थीटा इक्वल्स 180 डिग्री,
ऐसे था, आपको विपरीत घुमाना है तो ऐसे कर देना है, तो थीटा इक्वल्स 180 डिग्री, तो यू इक्वल्स माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस पीई, तो यू इक्वल्स हो गया बेटा प्लस पीई। तो ये इसके कुछ केस थे। इस तरह से ये चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। तो अब इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल करें, पहले इसके उदाहरण जो शेष रह रहे हैं, काफी उदाहरण हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो पहले उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।